हमारे अंदर भी है। हमें जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है वो ये है कि हमारे पास चुनने की आजादी है। अगर आप ध्यान से इस बुक के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस बुक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लोगों को समझाने की कोशिश की गई है वो ये है कि सभी लोगों के पास ये आजादी मौजूद है कि वो अपने मन से कुछ भी चुन सकते हैं और अपने मन से किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। चुनने की आजादी को जीवन के बराबर ही मोल देना चाहिए। हर इंसान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। हर एक इंसान के पास ये मौका है कि वो अपने भविष्य को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकता है। आपको ये खुद को यकीन दिलाना होता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, सबका अपना अलग अलग टैलेंट होता है। हमारे पास जो ये चॉइस करने की ताकत है ये बहुत अहम है। हमें इसका बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो निर्णय लेते हैं उन्हीं निर्णयों की वजह से फिर बाद में हमें जाना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जब ये समझ में आ जाता है कि उनके पास चूज करने की पावर है और आजादी है, तो कभी कभी उनसे इसके इस्तेमाल में गलतियां हो जाती है। इसीलिए हमेशा हर काम में समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। उन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर आपको लगातार ग्रो करना है और अच्छी चीजें सीखनी है तो जरूरी है कि आप अपने इस पहले गिफ्ट को सही तरह से इस्तेमाल करें। दूसरा अहम गिफ्ट हमें भगवान से मिला है, वो है नेचुरल लॉ और प्रिंसिपल्स। हमें नेचुरल लॉ और प्रिंसिपल के साथ जीना सीखना होगा। अगर हम उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। ये सब चीजें ऐसी नहीं होती हैं जिसमें बदलाव लाया जा सके। ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति पर दया भाव दिखाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगा। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की इज्जत करेंगे तो वो भी आपको उसी नजरों से देखेगा और आपकी इज्जत करेगा। इन्हीं चीजों को कभी ना चेंज होने वाले प्रिंसिपल्स की तरह देखा जाता है। बात करें नेचुरल लॉ की, तो आप इन्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास नेचुरल लॉ के चुनाव को लेकर कोई चॉइस मौजूद नहीं होती। आपको चाहे पसंद हो या फिर ना हो, आपको उनके अनुसार ही अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। जैसे बात करते हैं ग्रेविटी की, आप कभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं रह सकते। आप जो भी चीजें करते हैं उसमें ग्रेविटी की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना ग्रेविटी के किया जा सके। इसीलिए हमें नेचुरल लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ ऑपरेट करना आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे और काफी अहम गिफ्ट की, जो कि है हमारी इंटेलिजेंस या फिर कहें कैपेसिटी। नेचर 4 अहम चीजों से बना होता है: शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा। शरीर के साथ जुड़ी होती है हमारी शारीरिक क्षमता, दिमाग के साथ जुड़ी होती है हमारी मेंटल इंटेलिजेंस, दिल के साथ जुड़ी होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्मा के साथ जुड़ी होती है हमारी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए हमें इन चारों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब हम मेंटल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मेंटल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि वो चीजों को सही तरह से समझ सके, उसको एनालाइज कर सके और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। अगर आप मेंटल इंटेलिजेंस के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक कितना बड़ा समूह है जिसके बारे में आपको जानना होगा। अगर आप बात करें फिजिकल इंटेलिजेंस की, तो ये सिर्फ शारीरिक क्षमता से रिलेटेड नहीं है, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है कि इंसान को खुद के बारे में कितनी नॉलेज है, वो खुद से रिलेटेड चीजों को लेकर कितना ज्यादा अवेयर है, इंसान कितना ज्यादा सोशल सेंसिटिव है। ये सब चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि भगवान के द्वारा दिए गए इन तोहफों को आप इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी आवाज को दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। चैप्टर 5, अपनी आवाज को एक्सप्रेस कीजिए। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? इस सवाल के जवाब के रूप में आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा धन दौलत है शायद वो सबसे ज्यादा ताकतवर है।
या फिर जिस इंसान के पास नाम है, रुतबा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। परंतु आपको अपने दिमाग में इस सवाल को लेकर ज्यादा जोर नहीं डालना है, क्योंकि इस सवाल का जवाब स्टीफन ने अपनी इस बुक में दिया है। आइए विस्तार से उसे जानने की कोशिश करते हैं। असल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो खुद को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जिस व्यक्ति ने खुद को संभालने, या फिर कहें जिस व्यक्ति ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप दुनिया भर में जाकर देख लीजिए, जितने भी महान लोग हुए हैं या फिर जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया है, उन सब में आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी। वो ये है कि उनका खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपने अंदर की आवाज को पहचानें। किसी भी इंसान के जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ही ज्यादा अहम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी होता है विजन। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, नंबर 3 पर आता है पैशन, और सबसे अंत में आता है कॉन्शियंस। अगर ये 4 चीजें किसी भी इंसान के अंदर मौजूद हैं तो ये बिल्कुल श्योर है कि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। आइए जरा एक एक करके इन 4 चीजों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजन की। विजन का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग की दृष्टि से आने वाली चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि जो चीजें आप करने जा रहे हैं उसमें आप किस हद तक सफल हो सकेंगे। जब संभावनाओं के साथ आपका दिमाग मेल खाता है तब जाकर एक अच्छा विजन तैयार होता है। आजकल दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं या फिर दुनिया जितनी भी आगे बढ़ रही है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान का विजन रहा होगा। जरा सोचिए कि आज हम सभी दिन भर हाथ में स्मार्टफोन लेकर या फिर लैपटॉप लेकर घूमते रहते हैं, उस पर अपना काम करते हैं, लेकिन क्या आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले भी ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। उस समय किसी इंसान ने आने वाले समय के लिए ये विजन देखा था। उसे इन सब चीजों की संभावनाएं नजर आई थी, उसने इस पर काम करना शुरू किया था, तब जाकर आज ये संभव हो पाया। बिना विजन के जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिसिप्लिन। अगर आपने कोई विजन देखा है या कोई सपना देखा है और आप उसे रियलिटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें। बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन के बिना हर चीज अधूरी है। अगर इंसान चाहता है कि वो अपने गोल की तरफ बढ़े और सफलतापूर्वक उसको हासिल करे तो जरूरी है कि उसके जीवन में अनुशासन हो। जब कमिटमेंट और विजन एक साथ मिलते हैं तब जाकर अनुशासन की शुरुआत होती है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेज में सबसे पहले छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार अपने जीवन में अनुशासन लाना है। अगर इंसान सभी काम को समय के अनुशासन के साथ करेगा तो उसका सफल होना निश्चित है। विजन और डिसिप्लिन के बाद में आती है पैशन। पैशन यानी किसी भी चीज को हासिल करने का जज्बा। आप सबसे पहले अपने दिमाग में अपना गोल सेट करते हैं, उसके लिए टारगेट सेट करते हैं कि आपको उस गोल तक कैसे पहुंचना है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो यहीं पर आकर रुक जाते हैं। वो लोग गोल तो सेट कर लेते हैं और ये भी सोच लेते हैं कि वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके आगे का रास्ता उन्हें क्लियर नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के अंदर ये आग होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ करके अपना गोल हासिल करना ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं तो उसे हासिल करके ही मानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर पैशन होता है। किसी भी चीज को हासिल करने का पैशन ही आपको सफल बनाने के काम में आएगा। जब किसी इंसान के अंदर पैशन की कमी होगी तब उसे हर तरफ इनसिक्योरिटी ही नजर आएगी। वो कुछ भी करने जाएगा तो उसे एक डर लगा रहेगा कि हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ गलत हो जाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपको हासिल करना है वो आपको हासिल हो सके तो उसके लिए विजन और डिसिप्लिन के साथ साथ पैशन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे लास्ट में बात आती है कॉन्शियंस की। कॉन्शियंस का मतलब होता है आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। हो सकता है कि आप जो चीज कर रहे हो वो आपके अनुसार सही हो, लेकिन अगर आप समाज की नजरों से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपकी नजरों में तो सही होती हैं, लेकिन बाकी लोगों की नजरों में वो काफी गलत होती हैं। कॉन्शियस विजन डिसिप्लिन और पैशन के लिए एक गाइड की तरह काम करता है।
किसी भी चीज को करने से पहले आपको एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि आप जो चीज करने जा रहे हैं उसका अफेक्ट सोसाइटी पर किस तरह से होने वाला है, या उसका अफेक्ट उन लोगों पर किस तरह से होने वाला है जो आपके साथ रहते हैं और हर काम में आपका साथ देते हैं। ये चारों चीजें जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी लाइफ में हैं तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप एकदम सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि आजकल लोग पहले ही हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी महान इंसान के जैसे नहीं बन सकते या फिर किसी बड़े इंसान की बराबरी कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। जन्म से सभी के पास एक ही तरह की काबिलियत होती है। बस जरूरत है इन 4 चीजों की। अगर आप विजन, डिसिप्लिन, पैशन के साथ कॉन्शियस को अच्छी तरह से कंबाइन करके अपने गोल की तरफ काम करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। मुश्किल हर वक्त आपके साथ रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घर में छुपकर बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार करें। आप हालात को काबू नहीं कर सकते, पर अपने हालात को बदलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले आपको काम की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो, आप वो काम करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बेसहारा और कमजोर महसूस करें, लेकिन उस हालात में भी आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। आप अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते, इसीलिए आप उनके खराब व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन इसके अलावा आप सीधे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपके पास हर वो ताकत है जिससे आप अपने हालात को बदल सकते हैं। चैप्टर 6, दूसरों को इंस्पायर करें कि वो भी अपने अंदर की आवाज को पहचाने। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब कोई दूसरा इंसान आकर उसको इंस्पायर करता है या फिर मोटिवेट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव चीजों से इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि हमें कुछ साफ नजर ही नहीं आता है। हमें लगता है कि अब हमारे जीवन का अंत हो चुका है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में कोई दूसरा आता है जो हमें रास्ता दिखाता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता। ऐसे लोगों को ही लीडर कहते हैं। असली लीडर वही होता है जो दूसरे व्यक्तियों को इंस्पायर करता है कि आप अपने अंदर की आवाज सुने और उसको फॉलो करें। हम सभी लोगों को ऐसे हर एक व्यक्ति का शुक्रिया कहना चाहिए जो कि किसी न किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ के अहम मौकों पर आकर प्रेरणा देता है और उसे इस लायक बनाने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। आइए एक बार जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लीडरशिप स्किल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आखिर वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें असल में लीडर कहा जाना चाहिए। आसान शब्दों में अगर बात की जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी वैल्यू समझाना और उस व्यक्ति को उसके पोटेंशियल का एहसास दिलाना ही लीडरशिप स्किल का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। एक लीडर के तौर पर व्यक्ति को दूसरे इंसान को उसके बारे में इतना ज्यादा बताना होता है कि उसे एहसास हो जाए कि वो इस दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि एक लीडर के तौर पर पहले आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जानें। आप किसी भी इंसान को तभी अच्छे से जान सकते हैं जब आप उसके साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप अभी इंटरनेट पर सर्च करने जाएंगे तो आपको लीडरशिप के ऊपर हजारों तरह की किताबें मौजूद मिलेंगी। साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि लीडरशिप स्किल किस तरह से डेवलप की जाती है, किस तरह से लीडरशिप को अप्लाई किया जाता है। हमें इसी बात को समझना चाहिए कि ये चीज आज के समय में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोग किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो चीज सभी लोगों के जीवन में एक अहम किरदार निभा रही है। जरा एक बार सोचिए कि जब आप स्कूल जाते हैं और वहां पर आपको अच्छे टीचर मिलते हैं जो कि आपको अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर आपको ऐसे खराब टीचर मिल जाएं जो कि आपको गलत तरीके से सीख प्रदान कराते हो, तो ये तो तय है कि आप गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। उसी तरह से एक लीडर का भी रोल होता है। अगर आपको गलत लीडर मिल जाए जो कि आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा तो आप अपने रास्ते से और ज्यादा भटक जाएंगे। और अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो वो आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता है जो आपको सफलता की ओर ले जाए। बहुत से लोग मैनेजमेंट और लीडरशिप को एक समान समझने लगते हैं, लेकिन इस बुक में आर्थर स्टीफन ने इस धारणा को क्लियर किया है। दरअसल लीडरशिप में और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। लीडर्स वो होते हैं
जो सही चीजें करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स चीजों को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कोई भी लीडर इस बात को लेकर टेंशन में रहता है कि चीजें लोगों पर किस तरह से इंपैक्ट करेंगी, जबकि मैनेजर को हमेशा इस बात की टेंशन होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्लीट किया जाए। मैनेजर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के ऊपर किसी चीज का क्या इंपैक्ट होने वाला है, उनको बस काम निकलवाना होता है। साधारण शब्दों में कहें तो लीडर को आर्किटेक्ट के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मैनेजर्स को बिल्डर के रूप में देखा जाता है। आर्किटेक्ट यानी कि जो किसी भी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से बनाई जाएगी और उसे किस तरह से शेप दिया जाएगा, जबकि बिल्डर्स का काम होता है कि डिजाइन के ऊपर वर्क कैसा करना है। उसी तरह से अगर जीवन की बात की जाए तो लीडर आपके जीवन को सही तरह से तराश सकता है, उसे अच्छा बना सकता है, जबकि मैनेजर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको जो काम दिया गया है उसे आपको कैसे कंप्लीट करवाना है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान को लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जा सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं, कोई भी इंसान किसी को लीडरशिप के बारे में पढ़ा नहीं सकता। हालांकि अगर कोई दूसरा इंसान चाहे तो वो लीडरशिप के बारे में सीख जरूर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें तो आपको उस व्यक्ति के काम पर फोकस करना होगा जो आपको लगता है कि एक अच्छा लीडर है। जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों को हैंडल करता है, क्योंकि लीडरशिप की मेन क्वालिटी यही तो होती है कि किस तरह से लोगों को हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। चैप्टर 7, हम दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव हमें अपने अंदर लाना होगा। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में हम जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना होगा। ये बात आज के समय में भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि महात्मा गांधी के समय में थी, क्योंकि हम सभी में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया में अलग अलग चीजों में खामियां ढूंढते हैं, फिर लोगों को सलाह भी देते हैं कि उस कमी को कैसे दूर करना है, लेकिन हम कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक ये दुनिया हमें कभी एक अच्छे इंसान या फिर कहें एक अच्छे लीडर के रूप में नहीं देख सकती। आपको एक मॉडल की तरह लोगों के सामने पेश होना होगा। एक मॉडल वही होता है जो इंसान एक अच्छा लीडर होता है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारी क्वालिटी अपने अंदर धारण करनी होगी। अभी पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एक अच्छे लीडर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, और जब इंसान एक अच्छा लीडर बन जाता है तो लोग उसे मॉडल के रूप में देखने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं। उस इंसान की ओपिनियन की लोग वैल्यू करते हैं। वो इंसान जब कोई बात किसी से कहता है तो उसकी बात की इज्जत की जाती है, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास होता है कि अगर वो इंसान कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। कोई भी इंसान जब आपको एक लीडर के रूप में देखता है तो उसे पता होता है कि आप कितनी मेहनत करके उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। एक मॉडल के तौर पर आप दूसरों के जीवन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी कि आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। लोग आपको और आपके काम करने के तरीकों को फॉलो करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी में इन्फ्लुएंस को किस तरह से समझाया गया है। असल में ग्रीक फिलॉसफी में इन्फ्लुएंस को 3 शब्दों के अंदर समेट दिया गया है। पहला शब्द है एथोस, तो दूसरा है पैथोस और तीसरा शब्द है लोगोस। एथोस मतलब आपका एथिकल नेचर, यानी कि लोगों के सामने आपकी क्या वैल्यू है, लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस शो करते हैं। जबकि पैथोस का रिलेशन होता है फीलिंग्स के साथ। एक अच्छा मॉडल वही होता है जो अपने साथ वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को समझ सके कि वो चाह क्या रहा है और उसे किस तरह से काम करना पसंद है। एक अच्छा मॉडल होने के लिए आपको दूसरों के नजरिए से भी चीजों को देखना सीखना होगा और ये जानने की कोशिश करनी होगी कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सबसे लास्ट में आता है लोगोस। लोगोस का आसान शब्दों में कहें तो मतलब होता है लॉजिक। एक मॉडल के तौर पर यह सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप जब लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करें या अपनी किसी बात को रखते हैं तो उसे किस तरीके से पेश करते हैं। यह बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किसी भी चीज को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की सोच रखेंगे आपके साथ वाले लोग भी आपको फॉलो करेंगे। और यह बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी होगी
तो लोग भी आपको उसी तरह से देखने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और आपको फॉलो करना उनके लिए सही नहीं है। अब आइए जरा फोकस करते हैं उन चीजों पर जिसकी हेल्प से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको जब तक कुछ ना कहा जाए उसे मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को देखने के लिए या फिर किसी पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उस काम को करने लगते हैं जिसे करना आपके लिए उचित नहीं है, या फिर आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसको करने के लिए आपको कहा ही नहीं गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक आपसे किसी काम को करने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में आप दूसरों का काम करने लगते हैं और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हर इंसान किसी स्पेसिफिक काम को अपने ढंग से करता है। अगर आप किसी दूसरे के काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि वो काम खराब हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो उसे पूछ लीजिए। अगर वो सवाल आपकी जॉब से रिलेटेड है तो अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वाले वर्कर से पूछ लीजिए, या फिर अपने बॉस के पास जाइए, उनसे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। अगर किसी और भी चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो कि उस सवाल का जवाब आपको सही तरीके से दे सकता है। सवाल पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जनरली बात की जाए तो सवालों की दो बड़ी कैटेगरी होती है। पहले होते हैं सॉफ्ट बॉल सवाल। ये काफी इजी होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को इनके आंसर देने में काफी आसानी होती है। इन सब सवालों का कोई खास पॉइंट नहीं होता। ये सब तरह के सवाल हमें कुछ अचीव करने में हेल्प नहीं करते। इन सब सवालों की हेल्प से आप अपने पार्टनर के सामने ये साबित कर सकते हैं कि आप उनके द्वारा बताई जाने वाली चीजों में इंटरेस्टेड हैं। अगर दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे सवाल कर सकती हैं कि आखिर लास्ट टाइम आपने घर की सफाई कब की थी। ये सवाल कुछ भी साबित नहीं करेगा, लेकिन इससे ये लगेगा कि आप बात करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप सिंपल और सॉफ्ट सवालों से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको हार्ड सवालों पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। हार्ड सवालों पर शिफ्ट होने का मतलब है कि या तो आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने अपोनेंट के पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में यूज होने वाले सवाल को हार्ड बॉल सवाल कहते हैं। ज्यादातर सवाल या तो हार्ड बॉल होते हैं या फिर सॉफ्ट बॉल, लेकिन इन सब के बीच में सवालों की एक और कैटेगरी होती है। वो सवाल जिनमें वाई का यूज होता है वो सबसे डिफरेंट होते हैं और पूरी कॉन्वर्सेशन की थीम को बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा मौका आ रहा है कि आप किसी जॉब को अपने लायक नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप उस जॉब को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में उस जॉब को लेकर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको लगता है उसे और अच्छी तरीके से कर सकता है, तो आप उसका नाम ले लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा मॉडल या फिर एक अच्छा लीडर वही होता है जो सही लोगों को सही जगह पर काम पर लगाता है। अब बात करते हैं उन तरीके के बिहेवियर की जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। सबसे पहला है क्रिटिसाइज। किसी को भी क्रिटिसाइज करने से बचें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके मन में आपके लिए गलत भावना पैदा हो जाती है, फिर वो आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश करने लगता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो आपको नजरअंदाज करना चाहिए वो है कंप्लेनिंग। किसी को भी कंप्लेन मत करिए। अगर आपको किसी के काम से कुछ समस्या है तो इनडायरेक्ट में वो उसको समझाने की कोशिश करिए कि उसने कहां पर गलती की है। उसको अगर आप सीधा बोलेंगे तो शायद उसको बुरा लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि कभी भी दो लोगों को कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में आपस में ही एक कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। फिर वो एक दूसरे से बेटर बनने की कोशिश करते हैं। कभी भी फिर वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। एक और चीज जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए वो है compete करना। किसी से भी कंपटीशन रखने की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी है। हर इंसान अपने अपने तरीके से काम करना पसंद करता है। सबको अलग अलग तरह से काम में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए किसी दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन करना आपके लिए सही नहीं है। आज के टाइम में हम लोगों को लगता है कि हम लोग वर्ड से रिलेटेड काफी चीजें जानते हैं और उनको समझते हैं, लेकिन हमारा ये माइंडसेट हमारे लिए डेंजरस होता जा रहा है, क्योंकि इस माइंडसेट की वजह से हम सभी के अंदर नई चीजें सीखने की चाह खत्म हो गई है और इसी वजह से हम सभी लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई नई चीज नहीं सीखेंगे तो डेवलप कैसे करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सभी इस माइंडसेट को ड्रॉप करें और क्यूरियस बने।
क्योंकि जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तभी हम नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, और नई चीजें सीखने और जानने से ही हम दूसरों से बेहतर बन पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम क्यूरियस होते हैं तो लाइफ हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। हर चीज हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, हम चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। अहम होती है। जरा एक बात सोचने की कोशिश करिए कि एक अच्छे लीडर के अंदर आपको सबसे पहले क्या नजर आता है। एक अच्छे लीडर की ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसे देखकर आपको यह एहसास हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति वही है जिसकी हमें तलाश थी। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनकर उभर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ईमानदारी और सच्चाई, तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेखक के मुताबिक एक अच्छे लीडर के अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक लीडर की यह सुप्रीम क्वालिटी होती है कि उसके अंदर ईमानदारी होती है, और एक ऐसी ईमानदारी जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो लीडर चाहे किसी भी फील्ड का हो, एक फुटबॉल ग्राउंड में कोई कप्तान हो जो कि एक लीडर की तरह परफॉर्म करता है, या फिर किसी ऑफिस में एक बॉस जिसे एक लीडर के रूप में देखा जाता है। सबके अंदर ईमानदारी होना बहुत ज्यादा अहम है। बिना ईमानदारी के आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना ही नहीं सकते। जब आप अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वो सब व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। जिस तरह से हर रिश्ते में भरोसा एक मुख्य किरदार अदा करता है, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है।